हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, बायोडाटा यानी कि रेज्यूमे क्या होता है, कैसे लिखना है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन सम एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द बायोडाटा राइटिंग। सो और हमने भी देखा कि ऑर्डर लेटर क्या होता है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें एस्पेक्ट्स क्या क्या होना है। और अभी ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रायल ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि हमने बोला कि पिछले वीडियो में भी हमने बोला कि किसी गुड्स को लेने से पहले ट्रायल ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे एक ऑर्डर कोई नहीं ले सकता। ही नीड्स टू गेट द ट्रायल। एक कम सा सामान लेना ज़रूरी होता है। फर्स्ट ही मस्ट गेट द ट्रायल ऑर्डर एंड देन ही कैन get the bulk amount of goods. तो यहाँ पे ट्रायल ऑर्डर, सी नो बायर प्लेसेस अ वेरी लार्ज ऑर्डर विद अ सेलर फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी बायर जो होता है, जो भी सामान लेने वाला होता है, वो कोई भी किसी तरह के भी बायर पहले बार में ही ज़्यादा बल्क सामान कभी भी नहीं लेगा। तो उस टाइम क्या करता है, वो थोड़ा कम सामान यानी कि एक या फिर दो सामान को वो पहले लेके जाता है। ठीक है, वो पहले ऑर्डर करता है, सॉरी ही विल ऑर्डर। तो मान लीजिए कि ऐसे अगर हम अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हैं, तो हम लोग एक या दो सामान लेने के लिए ट्रायल ऑर्डर तो कभी भी नहीं ले सकते। ट्रायल ऑर्डर किसको मिलता है? जो बिजनेस पीपल होते हैं और जो बहुत ज़्यादा सामान लेता है, बल्क बहुत ज़्यादा सामान लेता है, उसको बिजनेस वो जो सामान पे भरोसा होने के लिए ही क्या करता है, पहले ट्रायल ऑर्डर देता है। सी द फर्स्ट ऑर्डर इज देयरफॉर यूजुअली अ ट्रायल ऑर्डर। पहला ऑर्डर जो होता है उसको ही ट्रायल ऑर्डर बोलते हैं। ट्रायल ऑर्डर इज यूजुअली प्लेस्ड ईदर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सेलर और टू टेस्ट द मार्केटेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन। ट्रायल ऑर्डर क्यों प्लेस करते हैं? एफिशिएंसी, एक सेलर का एफिशिएंसी देखने के लिए, नहीं तो मार्केटेबिलिटी। अगर जो भी सामान हम ले रहे हो, अगर हम उसको बेच देंगे, बिक्री करेंगे, बाहर पे कहीं देंगे, तो उसका रेट कितना होता है, उसका दाम कितना होता है, उसमें से हमको कितना फ़ायदा मिलता है, तो वो सब देखने के लिए ही ट्रायल ऑर्डर पहले लेते हैं। और इसके बाद अगर एक टीवी आ रहा है मार्केट में, एक नया सा टीवी आ रहा है, तो वो टीवी एक टीवी के शोरूम लेना चाह रहा है, तो वो टीवी के शोरूम मालिक जो होता है वो पूरा मान लीजिए कि 50 टीवी ऐसे पहले बार कभी नहीं लेगा, क्योंकि जब एक न्यू टीवी आ रहा है तो उसका ट्रायल देखना ज़रूरी होता है। अगर वो ट्रायल ऑर्डर नहीं लेगा तो जो भी ले रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ही विल गेट द ट्रायल ऑर्डर फॉर फ्यू सेट्स फ्रॉम द कंपनी। और if the delivery is prompt and there are no complaints from customers, they might decide to place further orders. और डिलीवरी अगर जब अच्छा से हो जाता है, आपको जब अच्छा से मिल जाता है और डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं और सामान में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तब क्या होता है, रिपीट ऑर्डर भी दे सकते हैं। रिपीट ऑर्डर वो जो कंपनी होता है या फिर शोरूम होता है, रिपीट ऑर्डर्स देने के लिए शुरू कर लेते हैं। अगर जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही बेस्ट इम्प्रेशन होता है। When the trial order is placed to test the efficiency of the seller, its capacity to deliver the goods in time and in good condition, the trial order usually contains a reject clause. A reject clause enables the buyer to reject delivery goods if they are not delivered in time or if they see trial order में जैसे डिलीवरी होता है, जैसे वो जो कंपनी का ओनर होता है जिस टाइप का गुड्स बेचता है, सब को देख के ही एक शोरूम का मालिक डिसाइड करेगा वेदर टू गेट द प्रोडक्ट्स और भी आगे वो प्रोडक्ट को लेना है या फिर नहीं, ये करके वो डिसाइड करेगा। क्योंकि पहले जो ट्रायल ऑर्डर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो उसके बाद क्या होता है, रिपीट एंड रूटीन ऑर्डर्स। रिपीट एंड रूटीन ऑर्डर्स क्या होता है, अगर उसको सामान अच्छा लग जाता है, पसंद आ जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, रिपीट और रूटीन
ऑर्डर्स भी दे देता है। सामान अच्छा लग गया, उसका डिलीवरी बहुत अच्छा है, बहुत ऑफिशियली बहुत फॉर्मल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो इसको जब लगता है कि हाँ इसके साथ बिजनेस का हाथ बढ़ा सकते करके अगर इसको लगता है, तो ही विल स्टार्ट प्लेसिंग द ऑर्डर, रिपीट एंड रूटीन ऑर्डर्स अगेन एंड अगेन। सो हियर एन एग्जाम्पल फॉर द ऑर्डर लेटर इज गिवन। सी यहाँ पे एक ऑर्डर लेटर का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, एंड दिस लेटर is written to Turner Lampshades. Dear Turner Lampshades, my name is Barbara. I would like to order 13 Oriental lampshades from your catalog. तो ये जो होते हैं बारबरा करके, वो क्या करते हैं, उनको ऑर्डर चाहिए 13 लैम्प शेड, ओरिएंटल लैम्प शेड्स का उनका ऑर्डर चाहिए, और इनका आइटम नंबर भी दे रहे हैं, लिस्टेड $10 ईच। ओके, एक का दाम क्या होता है, $10 होता है। आई हैव इंक्लूडेड अ सर्टिफाइड चेक फॉर $130, क्योंकि एक का $10 होता है तो उनको 13 चाहिए, तो $130, दैट शुड कवर द कॉस्ट ऑफ द लैम्प शेड। द एड्रेस आई वुड लाइक दिस लैम्प शेड्स शिप टू, तो इस लैम्प शेड को नीचे में जो एड्रेस दिया है उनको वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द ऑर्डरिंग सैम्पल लेटर ऑफ अ गुड्स। देन वी विल सी कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर क्या होता है? कंप्लेंट लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप रॉन्ग डूइंग, offense, grievance, resentment arising out of product, service, etc. Complaint letter are used to raise your concerns about unfair things and seek a productive outcome. तो complaint क्या होता है? अगर एक जो भी गुड्स आप ऑर्डर करते हो और आपको मिलता है, अगर वो गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर गुड्स आपको प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ है, ऑन टाइम आपको थिंग्स नहीं मिला है, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। कंप्लेंट रेज करके कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। ओके, सो क्या क्या कामों के लिए कंप्लेंट लेटर लिखते हैं? ओके, सी पुअर क्वालिटी और इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड। कभी कभी ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन में कुछ और सामान देखते हो, पर हकीकत में जो आपके हाथों में मिलता है कुछ और होता है, तो उसको हम बोलते हैं पुअर क्वालिटी और इम्प्रॉपर क्वांटिटी। कभी कभी 2 मंगाते हो, आपको सिर्फ 1 ही आता है, कभी कभी 10 मंगाते हो, सिर्फ 2 आता है, तो वो क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड। एट दैट टाइम यू कैन रेज योर कंप्लेंट, पुअर क्वालिटी और इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड। गुड्स अराइविंग लेट, अगर आपका सामान लेट से आता है, बहुत देर लेट से आता है। और तीसरा, गुड्स अराइविंग इन अ डैमेज्ड कंडीशन, अगर आपका गुड्स बहुत डैमेज होके आता है। और फोर्थ वन, डिफेक्टिव पैकिंग, अगर पैकिंग ठीक नहीं है तो एट दैट टाइम यू कैन राइट द कंप्लेंट लेटर। देन गुड्स डिफरिंग फ्रॉम द सैम्पल, आपको ट्रायल ऑर्डर में कुछ और सैम्पल मिल जाता है, पर गुड्स जब ऑर्डर करते हो, ज़्यादा सामान ऑर्डर करते हो, तो तब आपको कुछ और मिलता है, उसको डिफरिंग फ्रॉम द सैम्पल बोलते हैं। एट दैट टाइम यू कैन रेज द कंप्लेंट। एंड गुड्स डिफरिंग फ्रॉम दो स्पेसिफिकली ऑर्डर, आप कुछ और ऑर्डर करते हो, कुछ और आइटम ऑर्डर करते हो, पर आपको जब हकीकत में मिलता है कुछ और मिल जाता है। सो एट दैट टाइम यू कैन राइट द कंप्लेंट लेटर। सो हाउ डू यू राइट द कंप्लेंट लेटर? आप कैसे कंप्लेंट लेटर लिखते हो? पहले हमने देखा कि किस बातों के लिए कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, पुअर क्वालिटी और इम्प्रॉपर क्वांटिटी, गुड्स अराइविंग लेट, गुड्स अराइविंग इन अ डैमेज्ड कंडीशन, डिफेक्टिव पैकिंग, गुड्स डिफरिंग फ्रॉम द सैम्पल, गुड्स डिफरिंग फ्रॉम दो स्पेसिफिकली ऑर्डर। और अभी हम देखेंगे कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखेंगे। सो बी क्लियर एंड कॉन्साइज, क्या आपको बोलना है, क्या आपका प्रॉब्लम है, सिर्फ उसका ही मतलब का बात आपको वहाँ पे लिखना है। स्टेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट डन एंड हाउ लॉन्ग यू विलिंग टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स। और यहाँ पे ये भी लिखना है कि आप क्या चाहिए। अब अभी गुड्स का कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी तो कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आप हैप्पी नहीं हो गुड्स के लिए, तो इसीलिए क्या करना, आपको क्या चाहिए, अभी रिफ़ंड चाहिए, पैसे दोबारा चाहिए, या फिर सेम का सेम सामान चाहिए, क्या
चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, आपका जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे लिखना है, और कितने दिन तक आप वेट कर सकते हो, कितने दिन तक वो जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन है या फिर ओनर होता है, कितने दिन तक उनका रिस्पॉन्स रिप्लाई के लिए आप वेट कर सकते हो। एंड थर्ड वन, डोंट राइट एन एंग्री, सरकास्टिक और थ्रेटनिंग लेटर। आप लेटर में कभी भी धमकी देके कुछ भी नहीं लिखोगे। इट मस्ट बी रिटन इन अ डिसेंट वे। वहाँ पे ऑफिशियली आपको लेटर लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर होता है। सो ऑफिशियल वर्ड्स यू हैव टू यूज़, यू मस्ट नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ एंग्री, सरकास्टिक और थ्रेटनिंग लेटर। कुछ ऐसे धमका के कुछ नहीं लिखना है, और ऐसे नहीं, अगर तुम नहीं दोगे को तो तुझे जेल में पकड़ के डाल दूंगा, ऐसे वैसे आप कभी भी नहीं लिखोगे। तो उसके बाद क्या होता है, इंक्लूड कॉपीज़ ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और नीचे में आपका जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप वो गुड्स, वो सामान लेते हो, जब आपको बिल मिलता है उसका डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी यू हैव टू इंक्लूड, रिसिप्ट्स, वर्क ऑर्डर और वारंटी कार्ड, सबका एक एक रिसिप्ट आपको उसमें अटैच करके भेज देना। और लास्ट में आखिर में क्या करना है, आपका नाम और वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द कंप्लेंट लेटर। यू विल नेवर एवर, ठीक है, आप कभी भी किसी व्यक्ति को धमका के नहीं लिखोगे। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके ऊपर जो इम्प्रेशन होगा बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। Yes, now we will see the claim letter. Claim letter क्या होता है? A claim letter is a persuasive letter sent by the customer to the business or agency to identify a problem with the product or service and can be referred to as the letter of complaint. तो claim letter क्या होता है? ये जो होता है, अगर आपके गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आपको इंश्योरेंस कुछ क्लेम करना है या फिर दोबारा आपको उसका पैसे चाहिए, तो तब वी विल राइट द क्लेम लेटर। जैसे कि वहाँ पे कुछ सेटलमेंट का बात कुछ आता है, या फिर आप बोल रहे कि मुझे सामान ही नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए करके कुछ बोल रहे, तो वहाँ पे सेटलमेंट का कुछ काम बातचीत हो रहा है, तो एट दैट टाइम यू विल राइट द क्लेम लेटर। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंप्लेंट लेटर। ये भी एक टाइप ऑफ कंप्लेंट लेटर के साथ ही हम लिख देते हैं। सो नेक्स्ट वी विल राइट द एडजस्टमेंट लेटर। An adjustment letter is a reply letter to the buyer's complaint or claim. एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, वो एक रिप्लाई होता है। किससे रिप्लाई, कहाँ से ये रिप्लाई आता है, हमें ये रिप्लाई जो ओनर होता है या फिर जो सेंडर होता है सामान का, वहाँ से हमको मिलता है। यानी कि जो कंपनी होता है जहाँ से हमने सामान को ऑर्डर किया है, वहाँ वो कंपनी के ओनर या फिर मैनेजर से हमें लेटर आता है, वो उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट लेटर। In other words, when seller or transportation authority writes letter in response to the complaint or claim letter of the buyer, it is known as a adjustment letter. So adjustment letter क्या होता है, जैसे आप कुछ ऑर्डर किए हो और पैसे भी आपने पे कर दिया, और फिर आपको अच्छा सा सामान, जो आप के पास उम्मीद था कि सामान ऐसे होगा वैसे हो गया, पर आपके पास वैसे सामान नहीं मिलता है, तो तब आप क्या हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो। एंड देन यू राइट द कंप्लेंट लेटर एंड देन यू विल राइट द क्लेम लेटर एंड ऑल। एंड उसके बाद क्या होता है, जब आपका लेटर वो जो कंपनी के ओनर या फिर मैनेजर या फिर कोई ऑथराइज पर्सन के पास चले जाता है, ही विल राइट द एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया है उनके गुड्स के बिकॉज ऑफ देयर गुड्स, उन्होंने जो गुड्स भेजा है उनके वजह से आपने जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक माफ़ी मांगने की तरह एक लेटर लिखते हैं। माफ़ी मांगने की तरह एक लेटर, इन ऑर्डर टू मेक यू काम डाउन, आपको थोड़ा खामोश करने के लिए उस टाइम ये एडजस्टमेंट लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉलिसी होता है, एडजस्टमेंट पॉलिसी। बायर बीवेयर, बायर बीवेयर क्या होता है, टू अवॉइड द लॉस ऑफ गुडविल from the customer, the seller should be smart enough to convince the buyer.
तो क्या होता है, बिजनेस उनके बायर और सेलर के आपस में जो भी बिजनेस होता है उनको उसको बहुत केयरफुली मेंटेन करना है, क्योंकि अभी जो बायर है वो तो गुस्सा हो गया और सेलर ने गलतियां कर दी और उसने कंप्लेंट भी रेस कर दिया। तो अभी ये जो सेलर होता है बायर को बहुत ही हैव टू हैंडल देम वेरी सेंसिटिवली, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है और उनको कन्विंस करना है, उनको बोलना कि आई एम सॉरी दैट वी हैव डन दिस, और हम देख लेंगे कि आगे से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा करके, ऐसे उनको कन्विंस करना है। ठीक है, क्या करना है, बाय गिविंग देम द सॉफ्ट आंसर एंड बीइंग प्लेसेंट, उनको जो रिप्लाई होता है ना बहुत सॉफ्ट देना है, प्लेसेंट देना है। और जब जो बायर होता है वो बहुत कभी कभी क्या होता है गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसने तो पैसे भी दे दिया और उसके पास जो उम्मीद था सामान के बारे में वो तो सामान उसको नहीं मिला है। तो क्या करता है, कभी कभी गुस्से होके लेटर लिख देता है या फिर कॉल करके किसी को डांट लेता है। तो इस टाइम क्या करना है, जो सेलर होता है बहुत खामोशी से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। अगर वो खामोशी से सिचुएशन को नहीं हैंडल करेगा, जैसे कि सेलर भी बायर भी अगर बहुत गुस्से में ऐसे डांट रहा है, तो ये जो सेलर होता है उसको भी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती तो सेलर के पास है ना। तो ही मस्ट बी वेरी प्लेसेंट एंड हिज आंसर्स शुड बी वेरी प्लेसेंट टुवर्ड्स द कस्टमर के पास बहुत प्लेसेंटली बात करना है। अगर प्लेसेंट आंसर्स नहीं देते हैं, अगर उसका आंसर्स नहीं होता है प्लेसेंटली, अगर स्मार्टली अगर वो कस्टमर को हैंडल नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका बिजनेस स्पॉइल हो जाता है। ओके, एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव द पॉलिसी दैट द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ऐसे भी सोचना कि कस्टमर हमेशा राइट करेक्ट ही होते हैं, जो भी कस्टमर बोलते हैं उस पे बिलीव करना है। ऐसे नहीं बोलना कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने ही थोड़ा इसको, आपने ये किया वो किया, ऐसे नहीं बोलना है। वी मस्ट बिलीव द कस्टमर्स एडवाइस एंड हीड टू द सजेशन इन ऑर्डर टू हैव बेटर कंटिन्यूअस बिजनेस। अगर आप उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो और बोलते हो कि आपने ये किया वो किया करके बोलते हो, तो आप वहाँ पे यानी कि वो जो सेलर होता है वो वहाँ पे बिजनेस को लूज़ कर लेता है। फेयर क्लेम फेयर एडजस्टमेंट, बी जस्ट विद द कस्टमर के पास बहुत जस्ट होना, सच्चाई से होना है। ऐसे नहीं बोलना कि उसका सामान 10 मान लीजिए कि 10,000 का सामान का कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने जो भेजा है 10,000 का कुछ सामान का लॉस हो गया है और आप उसको रिफ़ंड देते हो सिर्फ 2,000 का, तो वहाँ पे फेयर क्लेम कभी भी नहीं बनता है। अगर फेयर क्लेम नहीं बना तो वहाँ पे बिजनेस भी आगे से नहीं बढ़ेगा। तो देन वी विल सी रिपोर्ट राइटिंग। ओके, व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? It is a formal style of writing elaboratedly on a topic. Okay, so elaboratedly, detailedly on a topic. The tone of a report is always formal. Report writing क्या होता है, उसका जो tone, उसका जो model of writing is always formal. Audience it is meant for is always though out section. For example, report writing about a school event. Report writing क्या होता है, वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द सिचुएशन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड और इट इज़ हैपनिंग। तो वो हमेशा क्या होना है, इट मस्ट बी फॉर्मल ही होना है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस टाइप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। What is report writing and types of report? Types of report writing, it usually takes the form of a memo. So memo क्या होता है, it tells you about the problem and it also gives you the solution from the problem. Letter or a very short international document like a monthly financial report, monthly activity. See, तो क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग, समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि अगर एक मंथली रिपोर्ट लिख सकते हो या फिर कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिख सकते हो, एवरीथिंग। ओके, सो एक रिपोर्ट क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ऑथेंटिकेटेड, बहुत ऑथेंटिकेट होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग बहुत सारे
साल के बाद भी हम उसको लेके देख सकते हैं. ओके, सी हाउ टू राइट ग्रेट या दिस. देखिए, a progress report is a report usually sent by an employee to his employees showing the advance of development in any project or work assigned to him. It could also take the form of a secretary or an outside expert reporting to the board of directors on the state of affairs in the company or the progress made in any particular department or venture. Progress reports are usually written by individuals and are sent in letter form. एक कंपनी का जो प्रोग्रेस होता है या फिर जो एनुअल रिपोर्ट होता है, जो साल भर जो भी हुआ है, वो जो घटनाएं के बारे में जब हम रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा लिखते हैं तो बहुत हमें फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं. Everything, the model of the report writing is given in your textbook. Please refer it and it will be easy for you. And next we will see about, sorry for this, I forgot to tell you about the kinds of report. यहाँ पे आपकी बुक में दिया है that you have 3 kinds of report writing. 3 टाइप के रिपोर्ट राइटिंग होते हैं. पहला टाइप होता है those that go up. You have to write it down in your notebook, in your notes. Those that go up. Second one, those that go down. ठीक है, पहला वाला those that go up, जो ऊपर जाते हैं, रिपोर्ट जो ऊपर जाते हैं. दूसरा होता है those that go down, रिपोर्ट जो नीचे जाते हैं. और तीसरा होता है those that go out, जो रिपोर्ट्स जो बाहर जाते हैं. ठीक है, ऊपर, नीचे और बाहर. रिपोर्ट्स that go up, that goes down and then goes out. Okay, goes up क्या होता है? When branch managers, agents and secretaries writes to their superiors. जब एक ब्रांच मैनेजर होता है, एजेंट होता है या फिर सेक्रेटरी होता है, उनके जो कंपनी के सुपीरियर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, इनको जो उनसे नीचे पोजीशन में जो होते हैं, जब ऊपर पोजीशन के लोगों को रिपोर्ट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो अप. नीचे पोजीशन के जो लोग होते हैं, जब रिपोर्ट ऊपर के पोजीशन के लोगों को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो अप. ओके, एंड द सेकेंड वन, when the directors or employees write to their employees or juniors either directly about the working of the company or through house journals, the reports may be said as those that have gone down. Okay, पहला वाला क्या है? गो अप. जो नीचे पोजीशन में रहते हैं एक कंपनी में, जब वो रिपोर्ट लिखते हैं, इट गोज़ टू द पीपल हु आर इन द हायर पोजीशन. नीचे के जो पोजीशन में होते हैं, जब वो हायर पोजीशन लोगों को रिपोर्ट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो अप. और ऊपर के पोजीशन जो लोग होते हैं, जब वो नीचे के पोजीशन लोगों को रिपोर्ट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो डाउन. ऊपर से नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो डाउन, और नीचे से ऊपर जो आता है दोस्त दैट गो अप. एंड ये क्या होता है? थर्ड वन, दोस्त दैट गो आउट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दोस्त दैट गो आउट मीन्स रिपोर्ट्स दैट गो आउट or those that are written to the shareholders, creditors and the general public, either to the secretary or to the board of directors. Okay, so ये जो those that go up and those that go down, ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, एक कंपनी के अंदर ही होता है. इसको हम those that go up and those that go डाउन. ओके, ये क्या होता है? कंपनी के अंदर में ही सर्कुलेट होता है. डायरेक्टर या फिर मेन जो ऊंचा पोजीशन में रहते हैं, वो एक छोटे क्लर्क को जो रिपोर्ट लिखते हैं वो, और जो छोटे क्लर्क वैसे जो होते हैं, जब वो डायरेक्टर या फिर कुछ मैनेजर को लिखते हैं, उसको हम दोस्त दैट गो अप बोलते हैं. और ये तीसरा क्या होता है? दोस्त दैट गो आउट. ये कंपनी से बाहर के लोगों को जब रिपोर्ट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो आउट. यानी कि कंपनी के बाहर से शेयर होल्डर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स, जो पैसे देते हैं कंपनी के लिए या फिर जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के लिए, तो उनको जो रिपोर्ट लिखते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्त दैट गो आउट. सो इसके बाद आई बिलीव दैट यू वुड हैव लर्नड व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग और कितने टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग होते हैं. एंड यू मस्ट रेफर योर टेक्स्ट बुक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड
वहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है।